तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 4 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और पाठ का नाम है आपके मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत। ये जो है ना हरियाणा में नई किताब आई है भारत एवं विश्व नाम से, तो उस किताब का पाठ नंबर 4 है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब ये जो है ना यहाँ पे आप बोलोगे भाई आपको कैसे पता, पेपर भी नहीं हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से ले आए आप। देखो ये एज माई एजम्पशन, जैसे जैसे मैंने पेपर जो है और पेपर्स को एनालाइज करा है। अब आप बोलोगे ये वाले नहीं करे भैया, मैंने जो है ना बाकी बुक्स का करा है, इससे पहले जो बुक्स आती थी उनका करा है, बट उसी अंदाजे के हिसाब से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। आपको भी एक काम करना है बस कि अगर आपका यूटी होता है या आपका पेपर होता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो जो भी प्रश्न इतिहास से आते हैं वो आपको कमेंट में बता देना। कोई भी वीडियो मिले हमारी उसमें कमेंट में बता देना, उससे और स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाएगी और उनको भी अच्छा कंटेंट मिलता जाएगा। तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी यार थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हो। चलो अब देखते हैं कितनों की कमेंट आती है कितनों की नहीं आती, वो तो पता लगेगा टाइम पे ही। फिलहाल जो है मैंने अपने अजम्पशन के हिसाब से किए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, तो वो मैंने यहाँ पे एडअप करे हुए हैं। चलो अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है यहाँ पे, यूरोप में कृषकों की दशा कैसी थी। यूरोप में किसानों के हालात कैसे थे। तो यूरोप में कृषक के रहने के लिए घास फूस की एक झोपड़ी होती थी। ये लोग दासों का जीवन व्यतीत करते थे। स्वामी की अनुमति के बिना ये अपने बच्चों के विवाह तक नहीं कर सकते थे। स्वामी या सामंत की जागीर को ये लोग छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। किसानों की हालात अत्यंत दयनीय थे। तो ये थे वहाँ पे यूरोप में कृषकों के हालात। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ यार, आपको फिर याद नहीं रहेगा मेरे को। देखो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं तो वैसे हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर भी आप लोग विजिट ही नहीं करते। पता नहीं आपको ज़रूरत भी है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो कमेंट में बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, यहाँ पे आपको जो है ना ये कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन रिटर्न में मिल जाएगा, तो आप विजिट करके देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर बाद में देख रहे हो रिसेंट साथ के साथ देखोगे तो क्या ही बोलूँ मैं, बाद में अगर देख रहे हो कुछ महीनों के बाद में, तो विजिट करके दोबारा देख लेना यहाँ पे आर्टिकल में जाके एक बार। उससे फ़ायदा ये रहेगा, अगर कोई नया क्वेश्चन आया होगा, पेपर वगैरह हुआ होगा, वहाँ पे नया क्वेश्चन होगा तो मैं वहाँ पे एडअप कर दूँ आपके लिए, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, और साथ में वीडियोस अपडेट भी करता जाऊंगा। अगर 2-4% नए मिल जाते हैं एक ही चैप्टर से तो मैं अपडेट भी कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको वेबसाइट के ऊपर नोट्स, हर एक चैप्टर के जो है नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। MCQs का तो आप टेस्ट भी दे सकते हो वहाँ पे, और साथ में वीडियोस तो मिल ही रही है आपको, तो वीडियोस भी देख सकते हो इन चीज़ों की। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल में भारत में किसानों की दशा कैसी थी। दशा यानी कि किसानों की हालत कैसी थी, तो वो हमको यहाँ पे बताना है। मध्यकाल में भारत के किसानों की स्थिति दयनीय थी। अब दयनीय क्यों थी, वो तो हर जगह दयनीय थी भैया, यहाँ पे अलग नहीं था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। भूमि कर ही था, मतलब वही था, इकलौता था बस वो। इसी कर से राज्य के अधिकारियों को वेतन मिलता, जिसका किसान विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि भैया जो पैसा कर के रूप में ये किसान सरकार को दे रहे थे, उसी पैसे से इनको तनख्वाह मिल रही थी, और ये अधिकारी अपना रुतबा झाड़ रहे थे इन्हीं किसानों के ऊपर, तो विरोध करके फायदा नहीं था। कर का बोझ और उपज का बड़ा हिस्सा जमींदार को देने के बाद किसानों के पास बहुत ही कम बचता था, तो उस वजह से किसानों की हालत यहाँ पे भी खराब थी। मध्यकाल में भारत में दास प्रथा पर निबंध लिखे। दास प्रथा के बारे में हमको बताना है। अगर आप ध्यान दोगे ना, ये सारे प्रश्न अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में से एक आध प्रश्न मिलेगा आपको नया सा, जो स्किप हो गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा होगा। क्योंकि भैया अगर आपको मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे कहीं से, अभ्यास के प्रश्न उत्तर जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपेक्टेड है मेरा कि अभ्यास वाले में से ही आएंगे आपके प्रश्न उत्तर, तो वहाँ अभ्यास वालों को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लेना आप। बाकियों को करो ना करो, चैप्टर करो ना करो, बट अभ्यास वाले अच्छे से याद करके जाना पेपर के टाइम पे। चलो अब देखते हैं भारत में दास प्रथा कैसी थी। मध्यकाल में भारत में अधिकतर युद्धबंदियों व कर न दे पाने वालों को दास बना लिया जाता था। गोवा और दिल्ली में दासों की बड़ी मंडलियां लगती थी। स्त्री, पुरुष व बच्चे सभी दासों में शामिल थे। दासों का धर्म जो है परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाकर उनसे विभिन्न सेवा कार्य जैसे घरेलू कार्य, पीक दान उठवाना, छत्तर उठवाना, अंगरक्षक, ऐसे काम उनसे करवाए जाते थे। इनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। मुगल काल में अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया कि अब से जो भी युद्ध में बंदी बना के लाए जाएंगे उनको दास नहीं बनाया जाएगा।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में भारत व यूरोप में किसानों की दशा में क्या अंतर था। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छे से याद कर लेना इसको, 5 नंबर के हिसाब से 5 नंबर में आ सकता है। चलो देखते हैं भारत में और यूरोप में क्या अंतर था किसानों की हालत में। भारतीय समाज में किसान भूस्वामियों की संपत्ति नहीं था, यहाँ पे भूस्वामियों की संपत्ति माना जाता था। किसानों को अपनी आय का हिस्सा जमींदार व सरकार को देना पड़ता और यहाँ पे उनको 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। किसानों के पास अपनी खुद की ज़मीन थी और यहाँ पर किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं थी, सारी ज़मीन सामंतों के पास थी। एक भी किसान के पास ज़मीन नहीं होती थी। यूरोप में किसानों को भूमि कर भी देना पड़ता था। भूमि जो उनके पास थी तो भैया कर भी उन्हीं को देना पड़ेगा। यहाँ पे राजाओं के पास ज़मीन होती थी, सामंतों के पास, तो कर किसी को देना ही नहीं था और किसानों को कुछ नहीं था, बस उनको मिलता भी नहीं था। किसानों को भूमि कर नहीं देना पड़ता था। अब कर नहीं देना पड़ता था, वैसे कमाई वमाई होने भी नहीं देते थे वो लोग। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मौसात से क्या मतलब है। मौसात क्या है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है इसको। अनेक किसान ना तो सरकार को कर देते थे, ना ही सरकार का कोई आदेश मानते थे। सेना द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में वे लोग जंगल, पहाड़ी प्रदेशों, मरुभूमि आदि ऐसे दुर्गम स्थानों पर पलायन कर जाते थे और ऐसे क्षेत्र समकालीन विवरणों में मवास या मौसात के नाम से इनको हम जानते थे। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन भारत में धर्मांतरण पर चर्चा कीजिए। धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन के बारे में हमको बताना है। मध्यकाल में भारत में आक्रमणकारियों, व्यापारियों एवं सूफियों के साथ इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम यानी कि मुसलमान का जो धर्म है उनका आगमन हुआ। 636 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार आक्रमण होते रहे। ये आक्रमणकारी अपने साम्राज्य विस्तार, धन की लूट और इस्लाम का प्रसार आदि उद्देश्यों से प्रेरित थे, लेकिन उन्हें भारत की जनता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। धर्मांतरण के लिए तलवार एवं अग्नि की नीति असफल रही तो लोभ एवं लालच का सहारा देकर जजिया लगाकर धर्मांतरण का प्रयास किया गया। यानी कि यहाँ पे इस लाइन में क्या कहा जा रहा है आपसे कि पहले क्या करा, जबरदस्ती कि तू इस धर्म में आ नहीं आया। बंदों ने सिर कटाना बेहतर समझा उनके धर्म में जाने के बजाय, तो ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने दूसरा टेक्निक लगाई, लालच दे दिया। मान लो आपकी कमाई थी 5 रुपये 1 साल की और अब वो आपको दे रहे हैं इनाम के रूप में धर्म परिवर्तन के लिए 20 रुपये, तो आप भगे भगे जाओगे ना। तो वही सीन कर दिया इन्होंने, लालच दे के बुलाया, कुछ भी टेक्निक लगाई, बस हमारे धर्म में आ जाओ। लेकिन ये भी आंशिक रूप से सफल हो पाया, छोटा सा हिस्सा सफल हुआ, ज़्यादा प्रॉपर अच्छी सफलता नहीं मिली इसमें भी। 1800 ईस्वी तक अविभाजित भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम एवं हिंदुओं का अनुमानित अनुपात 1:7 था। यानी कि मान सकते हो 15% से भी कम आबादी का ही धर्मांतरण ये लोग कर पाए थे। हिंदू से मुसलमान उनको बना दिया या किसी और धर्म से मुस्लिम बना दिया था उनको। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग का जीवन कैसा था, उनका विस्तार से हमको वर्णन करना है। पादरी वर्ग यानी कि जो चर्च के अंदर जो पूजा करते थे पादरी वर्ग, तो वो कैसे जीवन था उनका, उसके बारे में हमको पूरा बताना है डिटेल में। बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का, छोटा क्वेश्चन आता है तो कम बातें लिख देनी है, बड़ा आता है तो ज़्यादा लिख देनी है, ठीक है। तो 5 के हिसाब से डिजाइन करा गया ये प्रश्न का उत्तर। समाज में पादरियों का वर्ग सर्वोच्च था। पादरी गिरजाघर में ईश्वर की सेवा में लगे रहते थे। गिरजाघर ईसाइयों का उपासना घर होता था। उपासना यानी कि वहाँ पे पूजा पाठ करते थे वो लोग। ये पादरी एक प्रकार के भूस्वामी होते थे, जमीन के मालिक होते थे। ये भी भूमि से प्राप्त आय का उपयोग ये पादरी अपने निजी हितों के लिए करते थे। राजा या लॉर्ड, सामंत इनसे परामर्श भी लेते थे। कई छोटे सामंत तो इनसे कर्जे भी लेते थे। बड़े गिरजाघर के पादरी सुंदर महलों में रहते, भड़कीले रेशमी वस्त्र, रत्न पहनते और घोड़े रखते थे। मतलब राजाओं से भी अव्वल दर्जे के रहते थे, मतलब अलग ही लेवल पे पहुंचे हुए थे। बड़े पादरियों के अतिरिक्त पादरियों की एक अन्य श्रेणी भी थी जिसमें छोटे पादरी आते थे। अब बड़ाई के पास जितने पैसे होंगे छोटे के पास थोड़ी ना होंगे उतने। वे छोटे गिरजाघरों के संरक्षक होते थे जो दूर किसी गांव में स्थित होता था। ये मुख्यतः साधारण किसानों या शिल्पियों के पुत्र होते थे। इन पादरियों के पास एक मकान के अतिरिक्त कुछ भूमि भी होती थी। ग्रामवासी अपनी आय का 10वां भाग चर्च को दिया करते थे। बड़े पादरियों की तरह ये छोटे पादरी अधिक पढ़े लिखे थे नहीं। गिरजाघर में नियुक्त करने से पहले बड़े पादरी द्वारा इनकी परीक्षा ली जाती थी। अब परीक्षा के नाम पे बस कुछ नहीं था, ऐसे पोपट काटा जाता था कि भैया तुम्हारी परीक्षा है, कुछ नहीं होता था। ये पादरी किसानों की तरह ही रहते थे, किसानों की तरह काम करते, लेकिन जन्म, विवाह व मृत्यु से संबंधित संस्कार इनके बिना पूरे नहीं माने जाते थे। तो ये सीन था पादरियों का। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ईसाई मठों में जीवन कैसा था, विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जो ईसाई मठ थे वहाँ पे जीवन कैसा चल रहा था, कैसे जीवन चलता था, तो उसका बताना है हमको।
यूरोप में 3री से 6ठी शताब्दी के बीच मठवाद का विकास हुआ। मठों में एकांतवासी अथवा विरक्त भिक्षु रहते थे। मठों के पास भी बड़ी भूसंपत्ति होती थी। ये आत्मनिर्भर थे। प्रत्येक मठ के अपने प्रार्थना कक्ष, खेत, बाग व खलियान होते थे। इनकी जीवन यात्रा व्यस्त होती थी। आधी रात को उन्हें विशेष पूजा करनी पड़ती थी, जिसकी सूचना उन्हें मठ में बजने वाला बड़ा घंटा देता था। पूजा करने के बाद ये लोग सो जाते थे। अगर आधी रात को क्या भूतों से मिलने जाएंगे, सो जाएंगे आराम से पढ़ के, तो सो जाते थे। सुबह उठकर ये प्रातःकालीन प्रार्थना में भाग लेते थे। दोपहर तक ये अध्ययन व चिंतन में अपना समय बिताने के पश्चात बिताते थे। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके बाइबल की प्रतिलिपि तैयार करना। बाइबल समझते हैं ना, बाइबल जो होती है किताब है, उनकी पवित्र किताब है, ईसाइयों की पवित्र ग्रंथ है, तो इसकी प्रतिलिपि तैयार करने, बाग में काम करने, मछली पकड़ने, चमड़ा सुखाने, मूर्ति बनाने, रोटी सेकने, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वो लोग काम करते थे। ये संध्याकालीन प्रार्थना करने व भोजन करने के बाद सोने चले जाते थे। मठ का संचालन मठाधीश करता था। जैसे भारत में जो है ना, ऐसे लोग झगड़े करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो वैसे मठ के अंदर मठाधीश कहते थे उसको। तो भिक्षुओं की तरह भिक्षुणियों के भी अलग मठ होते, मत नहीं है यहाँ पे, मठ आएगा, मठ होते थे, ठीक है। यानी कि भिक्षुओं के अलग, पुरुषों के अलग मठ होते थे और महिलाओं के अलग मठ होते थे। तो ऐसा सीन था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। यानी कि वो लोग कैसे अपनी जिंदगी में चिल करते थे। जैसे आप लोग फ्री फायर, पबजी या फिर कुछ और खेलते हो, पता नहीं मुझे, मेरे को 2 ही पता है, ठीक है। बताओ यार कमेंट में तुम क्या खेलते हो, कौन सा गेम बढ़िया लगता है तुमको। तो वैसे ही जो है इन लोगों के मनोरंजन के साधन कैसे थे, तो वो हमसे पूछा गया। बड़े पहले के टाइम पे फ़ोन वोन तो होते नहीं थे टाइम पास के लिए, ना टीवी था, ना कुछ था, ना रेडियो थी। तो उससे पहले कैसे जीवन खुशी कैसे मनाते थे। बड़े दिन का उत्सव, नृत्य, संगीत व सामूहिक भोज द्वारा मनाया जाता था। ईस्टर के अवसर पर एक फंक्शन होता है ये, तो उसके अवसर पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे। इंग्लैंड में धनुर्विद्या में भी लोगों की रुचि थी, यानी कि धनुष चलाने वाली में। मध्यकालीन मेले भी लोगों के मनोरंजन का स्रोत थे। सर्दियों में स्केटिंग का खेल लोकप्रिय था। मछली पकड़ना एक मनोरंजन का उनका साधन था। टाइम पास करना यार जिंदगी में, अब कुछ नहीं है तो टाइम पास ऐसे ही होते हैं। फिर नाइट कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के हिसाब से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। नाइट कौन थे। नाइट जो है ना, सैनिक होते थे। नाइट ढाल, शिरास्त्राण, भाला, वर्दी, चाकू व मुगदर रखने वाले योद्धा होते थे। मतलब जितने योद्धा थे ना, ज़्यादातर जो भाले वाले रखते थे घोड़े पे, तो उनको नाइट कहते थे। वह जियर बख्तर भी धारण करते थे। वह एक घुड़सवार योद्धा होते थे जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते थे। युद्ध में मरना और मारना उनकी वीरता का परिचय देता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय समाज में मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। देखो हमने अंग्रेजों का पढ़ लिया, तो अपने भारत का नहीं पढ़ेंगे, यही और पढ़ लेते हैं। मध्यकाल में भारत में मनोरंजन के साधनों में मुख्यतः संगीत, नृत्य, शिकार, कुश्ती, मल्लयुद्ध, जानवरों की लड़ाई, शतरंज इत्यादि थे। तीज त्योहार एवं उत्सवों से भी इनका यहाँ पे भारत के अंदर मनोरंजन किया जाता था। तो ये थे भारत में मनोरंजन के साधन। ये पर्सन थे जो मेरे को लगा चैप्टर से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी अगर कोई आता है भैया पेपर वेपर देके, तो वो कमेंट में भी बता सकता है हमको, उससे फ़ायदा हो जाएगा और स्टूडेंट का भी। तो ये क्वेश्चन बढ़ जाएंगे 11 से 12, 13, 15 ऐसे बढ़ते जाएंगे टाइम के साथ में। तो चेकआउट कर लेना आप, मतलब जब भी वीडियो देखो उसके बाद जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।